नमस्ते साथियों। आज मैं फार्माकोलॉजी 3 BP 602T 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस आपके सामने में है। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा यूनिट 1 में दो हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्रग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो आज मैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी 5 है, जिसमें एंटी एस्थमेटिक ड्रग है जो आज मैं चालू करने जा रहा हूँ। एंटी एस्थमेटिक ड्रग, उसके बाद मैं सीरियल बाय सीरियल सारा वीडियो अपलोड करेंगे। आज से हम शुरू कर चुके हैं। अब एंटी एस्थमेटिक ड्रग, firstly we know that what is anti-asthmatic drug. The term asthma is derived from the Greek word meaning to stay away in order to breathe और difficulty in breathing। मतलब अस्थमा ड्राइव कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रेथ, टू स्टे अवेक इन ऑर्डर टू ब्रेथ। मतलब क्या होगा? श्वास लेने में दिक्कत होना। उसी को हम जब श्वास लेने में दिक्कत होता है तो उसको हम अस्थमा बोलते हैं। और इसमें हमको क्या पढ़ना है? एंटी एस्थमेटिक ड्रग के बारे में। जब अस्थमा होगा तो उसके लिए क्या दवाई दिया जाएगा? अगर आपको अस्थमा है तो उसको ट्रीट करने के लिए दवा दिया जाएगा, जिसमें एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटी अस्थमेटिक ड्रग मतलब अस्थमा के अपोजिट काम करने वाला जो ड्रग है वो इसमें पढ़ाई करेंगे। जिसके पहले हम जान लें कि अस्थमा होता क्या है। पहले हम अस्थमा जान लेंगे क्या होता है, उसके आगे हम फिर उसके दवा के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ बात आती है कि अस्थमा, अब अस्थमा तो ड्रग के बारे में तो पढ़ेंगे आगे, पहले अस्थमा क्या होता है वो समझते हैं। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें सफ़र फ्रॉम रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ब्रोंकल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या होता है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें उसमें क्या सफ़र करते हैं? सफ़र फ्रॉम रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध पैदा होना, इस टाइप का। तो रिवर्सिबल एपिसोड मतलब बार बार, मतलब कि इसमें क्या होता है? अस्थमा जो होता है उसमें क्या होता है कि एयरवेज जो हम सांस लेते हैं उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। जो दिक्कतें होती है वो बार बार होती है, रिवर्सिबल केस में होती है ड्यू टू ब्रोंकल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के कारण। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड्स टू इवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन लेटर। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है ये क्या होता है कि बाद में एक इरिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। अब देखिए, अस्थमा हो गया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपका लंग्स, आप रिस्पिरेटरी सिस्टम से आप ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, और उसमें श्वास लेने में आपको दिक्कत हो गई। जब आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है तो फिर क्या होगा? वही, अब दिक्कत हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो दिक्कत होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? उसका लक्षण क्या होता है वो भी देखते हैं सिम्ट। तो उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है वो अगर बार बार हो, कुछ लंबे समय तक ये प्रॉब्लम अगर रह जाए, अगर शुरू में ही उसको ट्रीट नहीं करेंगे ना तो वो इरिवर्सिबल केस होता है। अगर शुरू में ट्रीट कर लेंगे तो वो तो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है वो तो डायलेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको शुरू में ना करेंगे तो वो क्या होगा कि वो रिवर्सिबल केस हो जाएगा, वो फिर वो आपको सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस सब को शुरू में ही इलाज किया जाता है। अगर लंबे समय तक हो जाएगा तो फिर इसको डेली वाइज हमको डेली दवा खाना पड़ेगा उसके लिए, उसको रिलीफ करने के लिए। अब सिम्टम, इसका लक्षण क्या होता है वो भी हम जान लें। सिम्टम इंक्लूड्स ब्रेथलेसनेस, वीजिंग,
कफ एंड चेस्ट टाइटनेस एंड रोजिंग ऑफ दिस सिम्टम एट नाइट। अब इसमें क्या होता है, सिम्टम क्या है, ब्रीथलेसनेस होता है, श्वास उतनी मात्रा में नहीं होता है लेने में। वीजिंग मतलब कष्ट से सांस लेना होता है, मतलब सांस लेते हैं तो कष्ट होता है। कफ कफ क्या, कफ जो है एक कफ कफ बनने लगता है बॉडी में। और कफ तो एक आपको पॉजिटिव फैक्टर भी है और निगेटिव, मतलब यूजलेस भी है, यूजफुल भी है। अगर मान लीजिए, अगर वैसे तो अगर बॉडी में कफ बन रहा है तो अगर कफ निकल रहा है तो उसको हम मान लीजिए जब कफ बाहर आ जाएगा तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। और जब ये ज़्यादा होने लगता है, जब सीवियर केस हो जाता है, जब जो ज़्यादा कफ होने लगता है तो उसको वहाँ पे सप्रेस्ड करने के लिए उसको दवा दिया जाता है। अगर मान लीजिए उसको नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब कफ बनता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने में जब दिक्कत होगी तो क्या हो जाएगा कि आपको उतनी पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं लेने में होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगा। और जब ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या होगा, सेल टूटने लगेगा। समझे कि नहीं, इससे बहुत सारा कारण हो सकता है। अब देखिए, द द इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू एयर फ्लो रिजल्ट ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर। अब देखिए उसमें इंक्रीज हो सकता है क्या चीज़, रेसिस्टेंस ऑफ एयर फ्लो। उसमें एयर फ्लो जो होता है, एयर फ्लो में रेसिस्टेंस हो सकता है, मतलब उसमें दिक्कत हो सकता है। उसका बहुत सारा कारण है, जैसे कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हो सकता है कि ब्रोंको जिसके जैसे हम ब्रोंकाल के ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब कि सिकुड़ गया। और ब्रोंको सिक्रीशन विथ सील्डिंग ऑफ एपिथेलियम एंड थिकनिंग ऑफ एयरवेज स्मूथ मसल। और जो एयरवेज जिसों के स्मूथ मसल में जो एयरवेज है जिसों के जाता है, सांस लिया जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि उसमें थिकनिंग हो जाएगा, उसके कारण भी ये हो सकता है। उसका ट्रिगर फैक्टर भी है। ट्रिगर फैक्टर मतलब क्या हो गया, ट्रिगर फैक्टर क्या हुआ, ट्रिगर फैक्टर वो हुआ कि जिसके कारण हम अगर मान लीजिए ब्रोंकल अस्थमा है, हमको अस्थमा है तो वो अस्थमा बढ़ने लगेगा। जब हमको अस्थमा बढ़ने लगेगा जिस कारण से, उसको वही एक ट्रिगर फैक्टर है जिसके कारण हमारा अस्थमा बढ़ने लग रहा है। जैसे कि इरिटेंट, पॉल्यूशन, एक्सरसाइज, साइकोजेनिक एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ये सब हो सकता है। जैसे कि एक्सरसाइज करने में अगर हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज लगातार करते रह जाएंगे, और अस्थमा का जब प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या होता है कि उतनी मात्रा में ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ जाएगी, लेने की ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हम ऑक्सीजन उतना मात्रा में हमारे बॉडी में पहुंच नहीं रहा है, ब्लड में पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण ये भी एक ट्रिगर फैक्टर है। पॉल्यूशन में अब जैसे कि मान लीजिए रोड रूट सब पे जाइएगा बाहर घूमने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि पॉल्यूशन, जिसके कारण नाक में कुछ घुस जाएगा, जिसके कारण वो पॉल्यूशन भी एक ट्रिगर फैक्टर है। और इरिटेंट भी है, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स भी अगर चला जाएगा, बाहर जाएंगे तो पोलन ग्रेन नाक में चला जाएगा, उसके कारण वो भी एक ट्रिगर फैक्टर है। और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, जब ठंडे के समय में हम अगर बाहर जाएंगे तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर है। जैसे कि ठंडा के समय में ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका इम्पोर्टेंट मीडिएटर्स भी है, इम्पोर्टेंट मीडिएटर्स रिलीज्ड बाय मास्ट सेल एंड लिकोसाइट्स। मतलब कि इसमें इम्पोर्टेंट मीडिएटर है जो रिलीज करता है, कौन, मास्ट सेल और लिकोसाइट्स करता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम ग्रेन्यूल्स, जब ग्रेन्यूल्स से क्या होता है, हिस्टामिन एंड हेपेरिन रिलीज होता है। फ्रॉम मेम्ब्रेन लिपिड्स, यहाँ से क्या होता है, लिकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें TNF, इंट्राल्यूकिन्स 3, 4, 5, 13 ये होता है। और TNF का फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस फैक्टर। तो आज हम यहीं तक लास्ट करते हैं। आज तो शुरुआत किए हैं, फिर और भी वीडियो बनाएंगे इस पर, और हम हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए।
और जैसे कि यहाँ देखिए फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में एंटी एस्थेमेटिक ड्रग है। अब इसमें यही एंटी एस्थेमेटिक ड्रग अभी अस्थमा के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके ड्रग के बारे में भी बताएंगे। और आप लोग देखते रहिए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।